हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में करता हूं। दोस्तों जैसा आपसे मैंने बोला था कि मैं एडवांस मैथ तो करा ही रहा हूं, साथ में मुझे जीएस में साइंस भी आपको करानी है। तो बिल्कुल जीएस पढ़ाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा ये यूट्यूब पर। ठीक है, हालांकि मैंने ऑफलाइन जीएस पढ़ाई है और उसमें भी मैं साइंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइंस पे मुझे लगता है कि मेरी कमांड है। ठीक है, तो साइंस में हम लोग तीन चीजें देखते हैं। जनरल साइंस पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी की बुक्स भी इसमें कवर होंगी। ल्यूसेंट की बुक से अगर आप साइंस पढ़े हैं तो वो भी पूरी कवर हो जाएगी, कुछ नहीं छूटेगा। बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा हर साइंस के ऊपर। पहले आपको बता दूं कि जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, ठीक है, और बायोलॉजी, तीन चीज होती हैं आपकी साइंस में। ठीक है, तो मैं पहले, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि जी बायो पहले शुरू करना, तो मैंने वही लिया है। पहले बायोलॉजी कराऊंगा, जीव विज्ञान, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे पता है इस सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग मानते हैं कि जनरल साइंस में बायोलॉजी नहीं याद होती जी हमें। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इतनी इजीली याद हो जाती है, क्योंकि कभी आपने उस सीरियल से इसको पढ़ा ही नहीं जिससे इसको पढ़ना चाहिए था। या मैं कहूं कि उस तरीके से शायद आपको किसी ने नहीं पढ़ाया जिस तरीके से मैं आपके दिमाग में इसको भरने वाला हूं। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि आपको ये बहुत मुश्किल लगती है तो मेरी समझ में आएगी ही नहीं, ऐसे नहीं मानना है। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए। मैं मानता हूं कुछ चीजें रटने की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनको साथ के साथ ही आपको रटवा दूं। ठीक है, चलिए, तो बाकी मैं जो कोशिश रहेगी 10 से 15 वीडियो के बीच में मैं निपटा दूंगा पूरी बायोलॉजी को। ठीक है, केमिस्ट्री को भी मेरी कोशिश यही है, मैं 10 से कम कम वीडियो में निपटा दूंगा, और ये 10 के आसपास वीडियो फिजिक्स में भी बनेंगी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा एक कवर हो जाएगा। बहुत बच्चे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो 20 क्वेश्चन साइंस से ही आएंगे, आपको मालूम ही है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस एक अच्छा खासा रोल लेने वाली है। 10th क्लास तक की सीबीएसई जो एनसीईआरटी ही होती है वो भी, तो वो सब कवर करेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, तो जीव विज्ञान बाकी एसएससी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए, वो तो देख के ही पता चलेगा कि मैं क्या स्पेशल आपको देने वाला हूं। वैसे देखिए, आपको बता दूं कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जीव विज्ञान को आपको सबको पता है कि बायोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। अब ये बायो और लॉजी, बायोलॉजी ही नाम क्यों रखा भाई? जीव का नाम तो कुछ और भी रख सकते, विज्ञान को साइंस ही क्यों नहीं बोला इन्होंने, बायोलॉजी क्यों बोला? दोस्तों दरअसल में कि बायोलॉजी जो नाम रखा गया, ये जो हम लोग अगर रखते, हिंदुस्तानी कोई होता तो जीव विज्ञानी ना रख देता, डायरेक्ट ही बायोलॉजी क्यों बोलता, वो फिर अंग्रेजी अपने हिसाब से बन जाती। लेकिन ये क्या है, ये ग्रीक यूनानी जो होते थे, ये उन लोगों ज्यादा खोजबीन करते थे। ठीक है, तो यूनान की जो भाषा थी वो ग्रीक भाषा थी। ठीक है, तो ग्रीक शब्द होते थे ज्यादातर। आप देखोगे यूनानी दार्शनिक ने किया ये किया तो ग्रीक वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एडवांस थे इन सब चीजों में। तो बायो, जो वहां बायोस शब्द का अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस शब्द का अर्थ होता है स्टडी। तो इन्होंने क्योंकि इसको माना कि ये लाइफ स्टडी है, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे तो जीवन का ही तो अध्ययन किया जाता है, तो इसको लाइफ को वो अपनी भाषा में बायोस बोलते थे, और स्टडी को लोगोस। तो आपने सब आगे लॉजी वगैरह पढ़ोगे जितनी भी, उसका मतलब स्टडी होगा। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा सीस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन, तो लॉजी जितना भी होता है वो अध्ययन के लिए लगता है, तो वो यहीं से आया है लॉजी वर्ड। ठीक है, नहीं तो अंग्रेजी तो स्टडी लगाती भाई। ठीक है, तो बायोलॉजी की बात समझ में आ गई है आपको कि क्या है बायोलॉजी का मतलब, कहां से ये शब्द आया, और बायोस और लोगोस से ये शब्द बना है बायोलॉजी। ठीक है, बात आगे की करते हैं। 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था, और उसके साथ दूसरा नाम भी आता है कभी कभी, ट्रेविरेनस। ठीक है, तो लेमार्क का नाम बहुत फेमस है, ट्रेविरेनस भी आप कह सकते हो, तो दोनों नाम आप अगर याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जीव विज्ञान के लिए लेमार्क और ट्रेविरेनस आप नाम याद रखिए। जीव विज्ञान जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ठीक है, बायोलॉजी शब्द जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो इन्होंने ही दिया था। वो हिंदी में तो बोलते नहीं थे कि जीव विज्ञान प्रयोग, बायोलॉजी प्रयोग किया ना सबसे पहले। ठीक है, जीव विज्ञान तो हम हिंदुस्तानियों ने बना लिया। आगे, जीव विज्ञान के पिता, दोस्तों
शब्द इसने दिया, फिर भी पिता अरस्तु को कहा गया। इन्होंने सिर्फ बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसमें जीवों का अध्ययन। देखिए बायोलॉजी है क्या, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवन का अध्ययन किया जाता है, लाइफ की स्टडी की जाती है। किसकी लाइफ की? भाई किसी की भी लाइफ की, मैं कह रहा हूं किसी की भी लाइफ जिसमें भी जीवन संभव है, वो सब, चाहे चींटी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, सबकी लाइफ की स्टडी ही है जीव विज्ञान। बात आ गई समझ में? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने लगभग हर जीव के बारे में विस्तार से बताया था कि भाई ये जीव है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, हालांकि इन्होंने सिर्फ कि भाई ऐसे बताया था कि जीव विज्ञान ये चीज है, इन्होंने शब्द का अर्थ समझाया सिर्फ। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूरा हर जीव के बारे में जब खोल के बता दिया तो पिता तो यही कहलाएंगे, क्योंकि जीव तो इन्होंने ही दिए इतने सारे जो हम आज तक बायोलॉजी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब अरस्तु द्वारा जीव विज्ञान के प्रकार भी बांट दिए गए, 2 प्रकार के जीव विज्ञान। मेरे नजरिए में उन्होंने बोला कि 2 प्रकार, और आज भी हम 2 प्रकार का ही मानते हैं कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। किसने बताया ये 2 प्रकार? जूलॉजी और बॉटनी, अंग्रेजी में बोलूं तो ये अरस्तु ने, एरिस्टोटल जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में अगर इसका लिखें तो, जिसमें जानवरों का, देखिए जूलॉजी या जंतु विज्ञान आपको पता है साफ साफ, जंतु से जीव जंतु, तो जिसमें जानवरों का, जीव जंतु में जानवर आते हैं ना, तो जानवरों का अध्ययन किया जाता है, वो जंतु विज्ञान हो जाएगा। बॉटनी जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए। देखिए जूलॉजी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जूलॉजी कौन सी है और बॉटनी कौन सी है। तो देखिए अगर एक ने आपने पकड़ लिया, आपको पता है एक जंतु है एक वनस्पति है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु। तो जू में हम चिड़ियाघर जाते हैं, जू माने उसी से वर्ड आया है, जू जो बना है वो भी इसी से ही बना है, जू मतलब जीव जंतु इसमें। ठीक है, तो जंतु विज्ञान, तो जू से याद रखेंगे जंतु, और बॉटनी दूसरा होगा ही होगा। चलिए बात क्लियर हो जाएगी कि जंतु विज्ञान में या जूलॉजी में ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, जूलॉजी ऐसे ही लिख के कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब आप जंतु, तो आप कहोगे जंतु विज्ञान आएगा, हम ढूंढ लेंगे जीव जंतु, लेकिन दोस्तों जूलॉजी ऐसे लिख के आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आप ऐसे भी रट लो। ठीक है, जिनमें जानवरों का अध्ययन किया जाए। अब ये जो जूलॉजी के, ये असली में जो इन्होंने बताया था वो जूलॉजी का ही अच्छे से बता पाए थे, जीवों के प्रकार बताए थे, कितने जीव हैं, कैसे कैसे उनका जीवन व्यापन करते हैं। तो इसलिए जो अरस्तु साहब है ना, वो हमारे, वो सिर्फ इसी के जनक कहे जाते हैं, जूलॉजी के। ठीक है, जबकि बॉटनी के जो जनक हैं वो थायोफ्रेस्टस कहा जाता है, थायोफ्रेस्टस को, क्योंकि ये वनस्पति पेड़ पौधों को इन्होंने बता तो दिया, बांट तो दिया कि भाई हाँ, किसने? अरस्तु साहब ने, कि भाई जंतु, हाँ जंतु ये हैं, जीव ये हैं, उनकी स्टडी ऐसे, लेकिन पेड़ पौधों के बारे में नहीं बता पाए। हालांकि उन्होंने बोला कि पेड़ पौधे भी जीव ही हैं, तो इसलिए जीव विज्ञान के पिता कहलाए कि इन्होंने बता तो दोनों के बारे में दिया कि पेड़ पौधे भी सजीव चीज हैं, लिविंग थिंग्स हैं वो भी, लेकिन बॉटनी इनके बारे में प्रूव नहीं कर पाए कि ये कैसे लिविंग है। तो वो सब बताया पेड़ पौधों का अध्ययन करके थायोफ्रेस्टस ने। ठीक है, और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं जो काफी फेमस हुई थी। जब कोई शुरू में कहेगा कि भाई पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो हमें कैसे लगेगी? हमें लगेगी इसकी बुद्धि में कोई कीड़ा घुस गया दिखे, है ना। तो ऐसे कोई पेड़ पौधे भी कोई सांस लेंगे। अब तो आपको लग रहा है कि भाई हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें अब हंसी नहीं आएगी। जिस दिन सेब गिरा ना पेड़ से, तो उस दिन न्यूटन ने जब यूं सोची ना कि अगर घर आके बताइए पेड़ जो, उससे सेब नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं गया, तो भाई क्या उनसे पहले किसी के सामने सेब नहीं गिरा था क्या पेड़ से? वैज्ञानिक कुछ अलग सोचते हैं, पेड़ से सेब तो रोज गिरते होंगे, लेकिन सोचा किसने? न्यूटन ने, तभी वो न्यूटन है। ठीक है, तो अरस्तु के पुस्तक, जो अरस्तु ने पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर, अरस्तु साहब बोलना चाहिए, बड़े महान आदमी है, हम तो खैर छोटे मोटे ही हैं। तो हिस्टोरिका मतलब कुछ भी नहीं है उनके सामने, हिस्टोरिका एनिमेशन, तो दोस्तों सॉरी एनिमेटियम, जो हिस्टोरिका एनिमेटियम है वो अरस्तु जी ने लिखी थी 340 ईसा पूर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि जी लेमार्क ने नाम दिया 1801 में, अरस्तु साहब 340 ईसा पूर्व, मतलब 1 ईस्वी शुरू होने से भी 340 साल पहले आ गए। तो ये क्या चक्कर है आपने जो है? दरअसल में दोस्तों अरस्तु जी पहले ही थे, लेकिन इनका नाम नहीं दिया था कि जीव विज्ञान कहो इस चीज को, लेकिन जीव विज्ञान जो कहना सिखाया वो लेमार्क ने सिखाया। जीव विज्ञान के बारे में बहुत पहले अरस्तु साहब बता चुके थे, ठीक है, कि जीव ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन नाम जो दिया वो लेमार्क और वो जो दूसरे नाम ट्रेविरेनस। ठीक, और थायोफ्रेस्टस की हिस्टोरिका
प्लेंटेरम। तो दोस्तों हिस्टोरिका एनिमेटम, क्योंकि एनिमल से बना है, जीव जंतु से बना है, और ये प्लांट से बना है तो प्लेंटेरम। तो हिस्टोरिका मतलब ये है जानवरों का इतिहास और ये है पेड़ पौधों का इतिहास, ठीक है। लाइफ ऑफ ट्री, और ये है कोर्स ऑफ ट्री, ये भी सॉरी कोर्स नहीं, क्योज ऑफ ट्री, मतलब पेड़ का जीवन के बारे में बताया, पेड़ क्यों है, इनका कारण क्या है, वो सब कुछ इन्होंने बताया। तो बहुत फेमस ये बुक रही है, पूछी जाती रहती है एग्जाम में, इसलिए आप ढंग से रट लीजिएगा, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण की बात करता हूं मैं आज। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरी, मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई जीव विज्ञान है क्या चीज, वो आप समझ गए। जिसमें सारे जीवों का अध्ययन किया जाए वही जीव विज्ञान है, जिसमें स्टडी ऑफ लाइफ की जाए, जीवों के जीवन का देखा जाए तरीका, वही तो हम पढ़ते हैं, पूरे में यही पढ़ेंगे, ठीक है। वही बायोलॉजी है। और हमने अरस्तु को जाना, थायोफ्रिस्टस को जाना, लेमार्क को जाना, तो अब इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसने क्या किया था। अब है जीवधारियों का वर्गीकरण। दोस्तों वीडियो देखते देखते ही पूरा याद ना हो जाए तो कह देना कि जी अंकित भाटी बेकार आदमी है, तू काहे को टाइम वेस्ट कर रहा। तो भाई ऐसा लगने लगे तो बता देना, मैं वहीं रोक दूंगा अपनी वीडियो और फिर जयराम जी की। चलो, टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी टेक्सोनॉमी, ये क्या है वर्गीकी, पहले मैं आपको बता दूं कि जीवधारियों को वर्गीकृत किया, अलग अलग भागों में बांटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों के साथ इंसान को भी रख दो। इंसान अलग चीज है, चींटी अलग चीज है, और जो भाई आपके ये गधे घोड़े अलग चीज है। तो इन सबको कुछ भागों में बांटा गया था, तो इसका वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। उस क्लासिफिकेशन के पूरे अध्ययन को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवों का नामकरण करके उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया, वही बात लिख दी इसमें। चलिए अब मेरी बात सुनोगे तो ये सब चीजें आपको बस लिखने की जरूरत है, रटी रटाई मिलेंगी जब भी इन्हें पढ़ोगे। नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत साफ सुथरे से बनाना, बहुत अच्छे होंगे तो मैं भी आपसे फोटोकॉपी मंगा कर सब बच्चों को दे सकूं टेलीग्राम पे या किसी चीज पे। टेलीग्राम पे दोस्तों हम जुड़े हुए हैं, आपको जुड़ना हो तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ तो रहेंगे। चलो नोट, अब नोट में एक चीज में इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूं, तो वो चीज क्या है, 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस, बहुत फेमस नाम है, आपने भी सुना होगा, ने अपनी एक किताब थी सिस्टेमा नेचुरी, इसमें 4000 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण किया। बताओ 4000 ज्यादा जीव, 4000 से ज्यादा सभी ले लिए इसने, ठीक है, इसलिए इन्हें वर्गीक का पिता। बताओ 4000 जीवों को बांट डाला अलग अलग लाइफ में, तो ये इसलिए वर्गीक के पिता। इतने जीवों को कोई बांटेगा भला, पूरी लाइफ निकल जाएगी, ठीक है। 4000 तरह के जीवों की लाइफ बताई। चलो, कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति भी दी, ठीक है, कि मेंढक को मेंढक मत कहो, वो बुरा मान जाएगा, दूसरा नाम कहो उसका। मनुष्य को भी मनुष्य नहीं, उसका भी दूसरा नाम ले लो, ठीक है। ये मनुष्य का दूसरा नाम, साइंस नाम, वैज्ञानिक नाम जिनको हम बोलते हैं, तो इन्होंने अपना अलग ही नाम निकाल दिया सब चीजों का। तो वो नाम क्या थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कुछ चीजों के नाम मैंने भी यहां से कट कॉपी पेस्ट किए हैं, तो आपको याद करवा दूं अगर अभी के अभी, तो कैसा रहेगा। देखिए, मनुष्य होमोसेपियंस, ठीक है, ह्यूमन से बना है, मनुष्य ह्यूमन ही होता है, तो होमोसेपियंस ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको याद करने में, और ये तो सबको रटा होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, ठीक है। मेंढक का राणा टिग्रीना, तो टिग टिर करता रहता है, टिग्रीना है ना, राणा जी टर टर करते हैं जब भी बरसात का मौसम आता है, तो कुछ भी आप अपना ऐसे जोड़ लीजिएगा। आगे देखिए, बिल्ली का और बहुत अच्छे से आपको याद करवाऊंगा ट्रिक से, जैसे बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, तो बिल्ली कोई चीज घर में आती है फैलाई देती है ना उसको नीचे, तो फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिक माने घर, घर में ही तो घुस के फैलाती है हर चीज को, ठीक है, घरेलू सामान को, डोमेस्टिक माने घरेलू, तो फेलिस डोमेस्टिका याद हो जाएगा। आप फेलिस याद कर लो, डोमेस्टिका तो वो लिखेगा ही लिखेगा। आगे कुत्ता कैनिस फैमिलीज, तो दोस्तों फैमिली में ही पलता, वैसे तो कुत्ता, और बाकी दूध की कैन वैन को तो ये भी पी जाता। कैन वाले समझ गए होंगे जो दूधिया मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जिनका दूध का काम, मतलब मेरा बुरा मत माने करो। तो कैनिस ऐसे याद रख लीजिएगा, भाई कैन पी जाते हैं, दूध भी जो है दूध की, ठीक है। आगे मक्खी
मक्खी मस्का डोमेस्टिका, तो जिन चीजों में आप मस्का लगा के घी चोपड़ वोपड़ लगाते हो उसको मक्खी जो अपना खा जाती है। तो डोमेस्टिका घरों में ही होती है, डोमेस्टिका यहाँ भी बिल्ली में भी लग रहा था, तो बिल्कुल मस्का डोमेस्टिका ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, मक्खा मस्का तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैंगो, अब मैंगो सो मैंगी फेरा इंडिका, तो कोई बात ही नहीं है वो तो। आगे राइस, राइस को ओरियाजा सेटिवा, जो किसान लोग होते हैं ना, जब राइस निकलते हैं ना उनके घर में, मतलब चावल की खेती करते हैं, तो जितना भी निकल आए उनके खेतों में हम यही करते रहते हैं, और आजा और आजा और आजा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, धान को यही सोचते हैं और आजा, ताकि और बिके और मालदार हो जाए किसान, है ना। कोई भी सोचेगा अपनी फसल और ज्यादा आ जाए, तो धान से याद रख लेना है, ऐसे ही है ना। गेहूं, गेहूं है ट्रीटिकम एस्टिवम, तो किसी के किसान से याद कर रहा हूं क्योंकि किसान के बेटे रहे हैं हम भी, तो भाई किसान से हम अच्छा याद रख सकते हैं। तो गेहूं ट्रीटिकम, तो भाई कितने ही गेहूं निकल ले तब भी हमें यही लगता रहता हमारे खेत में कितने ही हो जा, कम निकला भाई, अब पहले ज्यादा आया, पहले बहुत अच्छा गेहूं हुआ, तो ट्रीटिकम। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। एस्टिवम आपको याद रखना है, रख लीजिएगा, ट्रीटिकम एस्टिवम याद रहेगा। मटर का अगर मैं देखूं, पीसम सेटिवम, तो मटर को भी पीस पीस के भी खाया जाता है, तो पीसम सेटिवम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पीसेस में ही तो होती है मटर, मटर की फली होती है उसमें पीस में, अलग अलग पीस में पड़ी होती है मटर, तो ऐसे याद रख सकते हो। आगे चना, चने को अगर मुंह में डाल के खाया जाए तो किकर किकर की आवाज ही करता है, तो किकर एरिटीनियम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। मुझे भी ऐसे ही कैडे कैडे नाम याद ऐसे ही होते हैं तुम्हारी तरह ही। आगे सरसों, मस्टर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ब्रेसिका कैंपस्ट्रिस, तो दोस्तों इसको आप ब्रेसिका से याद रख सकते हैं। तो ब्रेसिका को कैसे याद रखेंगे, जैसे सरसों अगर हम खेतों में, अगर हम किसान हैं तो भाई सरसों में बहुत सारा अढ़ाया आता है, अगर उसको झाड़ झूड़ के अगर लाया जाए तो उसको फिर बरसाया जाता है, बरसाना कहते हैं, उसके धूल वूल को उड़ा दो हवा में तो बरसाया जाता है, तो ब्रेसिका सरसों हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जो किसान वाले हैं उनको तो कई चीजें मैंने ऐसे की फसल के नाम आ रहे हैं, तो भाई गेहूं को मैंने याद किया, ट्रीटिकम याद आ रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे बताओ कि मस्का डोमेस्टिका किसका करवाया था, मस्का डोमेस्टिका, तो आपको याद आएगा मक्खी का कराया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप बताओ। कैनिस, एक मैंने कैनिस फैमिलीज कराया था, वो किसका है, तो कैन दूध की पी जाता है कुत्ता, तो बिल्कुल। एक किकर कराया BCICER, तो किकर आपको याद रहेगा चना। एक पीसम कराया मैंने, पीसम, वो किसका कराया बताइए, तो आपको याद आएगा मटर, पीस में मटर होती है। तो इस तरीके से आपको याद आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लग रही होगी वीडियो, ना लग रही हो तो डिसलाइक कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाऊंगा आप लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे जीके में, तो बस ठीक है, हम भी अपना बोरी बिस्तरा उठाए के मैथ रीजनिंग पर डिपेंड हो जाएंगे पूरी तरह। ठीक है, चलिए दोस्तों, लीनियस से वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की थी जिससे आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी गई। तो लीनियस ने वर्गीकरण की प्रणाली की शुरुआत, भाई वर्गीकरण, ये वर्गीकरण ही तो चल रहा है, अलग अलग नाम में बांट दिया, अलग अलग चीजें बना दी, सरसों अलग है, चना अलग है, धान अलग, जब ये तो 4000 रुपये वो किया उन्होंने, तो प्रणाली की शुरुआत की जिससे आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी गई, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है आगे ज्यादा पढ़ने की। तो लीनियस याद रखेंगे, वर्गीकी का पिता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति इन्होंने ही दी थी, तो बहुत सारे द्विनाम हमने याद किए हैं। लेकिन दोस्तों ये द्विनाम पद्धति तो दे गए, ठीक है, बहुत सारे जीवों पे इन्होंने वर्गीकरण भी किया, लेकिन इनके वर्गीकरण के आधार पर ही फिर एक व्हिटकर पैदा हुए, एक व्हिटकर नए वाले और आ गए, और इन्होंने बहुत तगड़ी चीज दे दी, 5 जगत में पूरे जीवों को इन्होंने तो बहुत सारे जगतों में बांट दिया, इतने तो कोई भी याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमने कुछ ही याद कर लिए उनमें से ये थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो याद करवाए वो सिर्फ 5 जगतों में बांट के पूरा हाहाकार मचा दिया पूरे विश्व में। ठीक है, तो व्हिटकर के याद रखना, व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है ऑर्गेनिज्म का, तो वो दिया है व्हिटकर ने। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई थी वो जातियों में बांटा गया था, मानव जाति है ना, कुत्ता जाति, बिल्ली जाति, जैसे ऊपर बांटा था, इन्होंने सिर्फ 5 जातियों में, 5 जगतों में बांट दिया। ठीक है, तो वर्गीकरण जातियों में बढ़ता है, तो उसकी इकाई हो गई। चलिए ठीक है, तो दोस्तों अब मैं 5 जातियां आपको, 5 जगत बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगत है, और इससे पूरी साइंस इन्होंने बता दी कि जीव बस यही है, इसके अलावा है ही नहीं। अब बताओ, दुनिया भर के जीवों को सिर्फ 5 जगह बांट देना कितनी बड़ी कला है, कितना बड़ा
मतलब वो काम किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, पूरी बायोलॉजी ऐसे ही याद होगी जैसे अगर ये वीडियो समझ में आई हो ना, बस यूं कर दो, बहुत मुझे सुकून मिलेगा अगर आप इसको थोड़ा सा फैला दोगे, और मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा कि भाई मैं भी सक्षम हूं पढ़ाने में। ठीक है, और मैं ऐसी साइंस पढ़ा दूंगा, ये तो बायोलॉजी है, मेरा इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं रहा बायोलॉजी, कोई बात नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में, अरे बायोलॉजी छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छे करेंगे, बायोलॉजी में धुएं ना उठा दिए ना तो यूं कह देना कि अंकित भाटी बेकार है, पढ़ाने में इतना उतना आता नहीं है। धुएं उठते दिखेंगे तुम्हारे पेज में, कभी सोच रहे हो नोट्सन में दिख ना जाए जब तक मत कह देना। ठीक है, दिखा दूंगा लास्ट पेज तक, जिस दिन याद हो जाएगी पूरी तो यूं कहोगे जी पेपर के भन्यास ही उड़ा दिए। चलो मोनेरा, बड़ा ही मारता हूं मैं बीच बीच में अपनी थोड़ी सी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और तुम्हें भी। चलो मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसमें मतलब सॉरी, ये जो है मोनेरा जो है, कि मोनेरा क्या है, 5 जगत का वर्गीकरण है, तो 5 जगत में से एक जगत मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा अब कौन से को रखा, मोनेरा में इसने क्या क्या रखा, तो मोनेरा में कौन से जीव रखे, इन्होंने रखे प्रोकैरियोटिक जीव। अब आप कहोगे प्रोकैरियोटिक जीव ये होते कैसे हैं, इनका थोड़ा सा तो हमें बताओ, तो मैं आपको कहूंगा प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आगे मैं अगला जो चैप्टर कराऊंगा कोशिका का या सेल का कराऊंगा, उसके बाद अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में ना आए तो कह देना। दोस्तों ये कोशिका के 2 प्रकार हैं सेल के, एक प्रोकैरियोटिक जीव और एक यूकैरियोटिक। अब सेल क्या है, कोशिका क्या है, वो पूरी डिटेल में जानेंगे, टेंशन ही मत लो, अगली वीडियो होते ही, दूसरी वीडियो होते ही यूं कह दोगे अजी आधी बायोलॉजी खत्म कर दी तुमने, तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, पर पहले मैं समझा दूं क्या क्या मुझे पढ़ाना है। तो प्रोकैरियोटिक जीव, अभी सिर्फ बेस बना रहा हूं जीव विज्ञान का, क्या पढ़ना होता है वो समझा रहा हूं। तो जिसमें देखिए प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, इनमें आता है जीवाणु। दोस्तों ये सिर्फ एक कोशिकीय ही होते हैं, एक कोशिकीय है, लेकिन यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो यूकैरियोटिक किसी जीव के अंदर बहुत सारी कोशिका भी हो सकती है यूकैरियोटिक टाइप, और एक भी हो सकती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जिसमें होगी सिर्फ एक ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक बहुत नॉर्मल सी कोशिका है, बहुत छोटी कोशिका है, और दोस्तों कोशिका तो होती बहुत छोटी है, इसको तो आगे बताएंगे हम डिटेल में। ठीक है, कैंसर भी बन जाता कोशिका का कंट्रोल में ना रहे तो इंसान की। चलिए, तो जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, बैक्टीरिया किस जगत में आता है, मोनेरा। बैक्टीरिया होता ही कितना सा है आपको मालूम है, बैक्टीरिया से आपको बहुत सारे रोग होते हैं, और बैक्टीरिया आपके हाथों में लगा होता है, आप उससे खाना खा लेते हैं तो आपको दिखता नहीं कभी बैक्टीरिया, धूल के कणों में कितने, तो दोस्तों हर चीज पे तो बैक्टीरिया, क्या कहोगे आप। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक उनके अंदर है। फिर अब सोचो ये कितनी सी होगी कोशिका, तो वो हम आगे बात करेंगे उसकी। तो प्रोटेस्टा, ये एक दूसरा जगत था, इन्होंने रखा प्रोटेस्टा। इसमें क्या था, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, मैंने बताया यूकैरियोटिक एक कोशिकीय भी हो सकती है और बहुत सारी कोशिकीय भी हो सकती है। तो यूकैरियोटिक जीव जैसे येगलिना और परजीवी इसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में परजीवी। देखो परजीवी जैसे मच्छर में पाया जाता है, मच्छर से जैसे हमें होता है मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, परजीवी द्वारा फैलता है। ठीक है, तो परजीवी द्वारा, प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों परजीवी में होता है ये। प्रोटेस्टा को जगत में रखा था परजीवी को, येगलिना को। अब ये येगलिना और परजीवी क्या है, दरअसल में दोस्तों येगलिना वो जीव होते हैं जो पादप और जंतु के बीच की जगत होता है। पादप और जंतु नीचे कोशिका आ रही हैं, वो जगत आ रहे हैं, तो दरअसल में पादप जगत तो वो है, मैं नीचे बताऊंगा, जो अपना भोजन खुद बनाए, और जंतु वो है जो अपना भोजन कभी ना बनाए। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड रहे पूरी तरीका से। इंसान भी तो रहता है, खेत में गेहूं नहीं हुआ तो कहां से खाएगा। ठीक है, तो जंतु है ना, इंसान भी जंतु में ही आएगा, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो येगलिना और परजीवी, तो दोस्तों येगलिना जो, ये क्या होता है, जब सूरज निकल रहा है तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और जब सूरज नहीं है रात्रि
रात्रि में ये अपने भोजन का डिपेंड दूसरी चीजों पर रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, प्रोटिस्टा में परजीवी आता है और यगलिना आता है, क्योंकि यह परपोषित और स्वपोषित दोनों होता है, इसलिए यगलिना को इसमें रखा गया। तो प्रोटिस्टा में जो भी आएगा वो परपोषित स्वपोषित दोनों होंगे, क्योंकि वो पादप और जंतु के बीच के होंगे। पादप क्या होते हैं मैं नीचे समझा रहा हूं। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जैसे शैवाल मॉस का भी पेड़ होता है, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे, तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे आगे कुछ बचा ही नहीं, बीज से भी जो होने वाले हैं और बिगर बीज के जो है, इसमें सारी बात ही कह दी उसने पौधे की। ठीक है, तो ये सभी रंगीन रंगीन बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुत सारी कोशिका होती हैं पादप के अंदर, एक पौधे के अंदर बहुत सारी कोशिकी। और बहुकोशिकीय हमेशा कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तो एक ही कोशिका होती है। तो बहुकोशिकीय जहां भी नाम आए समझ लेना प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। पादप जो होते हैं बताओ, ये स्वपोषित होते हैं या परपोषित? स्वपोषित मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए, और परपोषित जो दूसरों पर डिपेंड रहे, या इतर पोषित बोल देते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहे। तो पादप हो गए स्वपोषित, क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। कभी पेड़ पौधे मांगते देखे मुझे रोटी दे दो? ठीक है, नहीं देखे ना, तो इसका मतलब खुद ही बनाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कवक अभी फंगी, ये अलग इन्होंने विभाजन किया। पादप को, पेड़ पौधों को पूरा जगत अलग रख दिया, पूरे कवक एक जगत में रख दिए। इनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और ये परपोषित जीव हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड रहेंगे। भोजन का कैसे? आपने देखा होगा कहीं फंगी लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो आपने देखा होगा कब लगती है? जब नमी आ जाती है। ठीक है, और नमी से ही ये फंगी पैदा होता है, और फंगी पैदा होगा नमी से, अवशोषण से, कोई चीज अवशोषित करके, तभी ये अपना भोजन बना पाते हैं, वरना तो ये मृत अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, अगर ये कोई नमी दिख गई तुरंत जिंदे हो जाएंगे। तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये परजीवी या मृतोपजीवी, वही बात होगी ना, मृतोपजीवी या परजीवी, या तो एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, नहीं तो ये मरे हुए रहेंगे। चलिए, तो कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया था। अब कोशिका भित्ति क्या है वो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मैं ये आप चीजों की बात करूंगा आगे। अब देखिए, मेनली जो पूरा 90% जीव विज्ञान चलेगा वो इस पे चलेगा। ठीक है, और बाकी जो 10% बचा वो पूरा पादप पे चलेगा। ठीक है, पादप और जंतु ही चलना है पूरे जीव विज्ञान में, और कुछ नहीं चलना। ठीक है, तो ये सभी जीव बहुकोशिकीय उपभोक्ता होते हैं, इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। तो बताओ, सभी जीव बहुकोशीय उपभोक्ता ही हुए या कभी उत्पादकता भी हो सकते हैं? नहीं, ये उपभोक्ता ही होते हैं भाई, ये खाते ही हैं दूसरे का, ये कभी पैदा नहीं करते। जीव जंतु जो होंगे वो दूसरी चीजों पर, पेड़ पौधे पे ही तो डिपेंड होते हैं हम लोग भी, या हम दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। आप सोच लीजिए, मनुष्य इसी में ही आता है। नीचे आपको दिखाऊंगा, ये रहा मनुष्य। ठीक है, तो जैसे कौन कौन होता है इसमें? हाइड्रा जो जलीय जीव होते हैं। ठीक है, मछली, ठीक है, ये भी भाई परपोषित ही होती है, कुछ दाना पानी डालोगे तभी वो जिंदी रह सकती है। आगे सरीसृप, ये भी सांप वाप भी, ये भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। पक्षी बिल्कुल उभयचर, स्तनधारी में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, मनुष्य भी आएगा, गाय भी आएगी, भैंस भी आएगी, तो सब कुछ तो इसमें ही रख दिया। ठीक है, जंतु तो टोटली जगत, पूरे 5 जगत बहुत फेमस रहे, क्योंकि पूरी जीव विज्ञान समझा दी उन्होंने। तो 5 जगत, अब इनके बारे में ही हमें पूरा पढ़ना है आगे अच्छे से। पूरे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हमें क्या पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में भी आई होंगी, और जहां जरूरत होगी, जैसे मैंने इनमें ट्रिक बताई, तो बीच बीच में ट्रिक की से भी मजे लेते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो भाई शेयर करना कम से कम 5-5 जगह, और अगली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी और मिलती रहेगी अब आपको। ठीक है, कंटिन्यू मिलती रहेगी, टेंशन मत लो। और अपना उधर मैथ चल रहा है एडवांस, वो भी चलता रहेगा, एक दिन जीव विज्ञान एक दिन एडवांस, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, या दोनों भी एक दिन में आ सकते हैं, तो कभी कभी मौके की बात है, हम तो बिजी आदमी ठहरे क्या हुए हैं। चलो ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर साइंस आपने कंटिन्यू ये 10 से 15 के बीच जो मेरा आइडिया है वीडियो का, अगर ये खत्म कर लिया, बायोलॉजी हमेशा आपका प्रिय सब्जेक्ट रहेगा। जो भी पढ़ लोगे वो प्रिय बन जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय।